हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा में लेखकीय दृष्टिकोण का विवेचनात्मक उल्लेख। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आत्मकथा केवल नायक का जीवन वृत्त, उसके जीवन की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं करती, वह उसके व्यक्तित्व को भी उजागर करती है। मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है उसके कृतित्व, भाव, संसार तथा विचारधारा से। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने जगह जगह व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति, कविता और कला तथा सृजन प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज में तथाकथित निम्न जातियों, महार, धोबी, नाई, बारी के लोगों को ऊंचे वर्गों की सेवा करते हुए देखकर तथा उन्हें प्रजा कहने पर अपनी टिप्पणी करते हुए वह इसे भारतीय समाज की सामंती मानसिकता बताते हैं। जाति प्रथा और छुआछूत के दुष्परिणामों के विषय में भी क्षुब्ध लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा इस कोड़ को जड़ से मिटाने का आह्वान किया है। कायस्थ विधवा का जाति बहिष्कार तथा उसकी सहायता करने के कारण स्वयं बच्चन और उनके कुटुंब का जाति बहिष्कार से संबंध प्रसंगों में इसी रोग के मिलने की आवश्यकता की ओर संकेत है। हिंदू समाज में नारी का सम्मान केवल धर्म ग्रंथों या साहित्य की कुछ पुस्तकों के पृष्ठों में बंद है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। वास्तविक जीवन में वह अबला है, उसका संपूर्ण जीवन आंचल में दूध और आंखों में आंसू लिए बीत जाता है। मनुवादी नारी स्वातंत्र्य का विरोध करते हैं, उसे पिता, पति, भाई पर आश्रित मानते हैं। बच्चन जी ने न केवल पीड़ित असहाय स्त्रियों, कायस्थ विधवा, चंपा, प्रकाशों की सहायता की, समाज की चिंता न करते हुए प्रतिबंधों को तोड़ा, अपितु जगह जगह स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में उसे उचित गौरव प्रदान करने की भी वकालत की है। न केवल उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं की, अपितु मनुष्य के नाते उनका सम्मान करने की बात भी करता है। वह कहता है, नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। जो दंपत्ति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, यह अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं। जाहिर है
एक दूसरे की भावनाओं का आदर करके ही स्त्री और पुरुष सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह प्रेम मित्रता से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बच्चन बार बार इस कृति में स्त्री के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करने पर बल देते हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं आत्मकथा एक साहित्यकार की आत्मकथा है। अतः बच्चन जी की इस आत्मकथा में उस तरह की राजनीतिक चेतना नहीं है जैसी कि गांधी जी या नेहरू की आत्मकथाओं में मिलती है। फिर भी लेखक स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुआ था और उसने गांधी के प्रभाव में आकर उसने गांधी जी के 18 सूत्रीय कार्यक्रम में भाग भी लिया था। अतः कहीं कहीं राजनीति और राजनीतिज्ञों के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। वह स्वदेशी असहयोग आदि आंदोलनों का समर्थक करता है। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि उसने बेमन से परीक्षा दी, पास भी हो गया और जुलाई में पढ़ाई छोड़ दी। बच्चन जी कवि थे, साधारण मनुष्य थे। उनका हृदय कलाकार का था। उनकी धर्म तथा धर्म दर्शन शास्त्र में रुचि अधिक न थी। फिर भी कहीं कहीं वह दार्शनिक की मुद्रा में जन्म, मृत्यु, आत्मा, आत्महत्या आदि पर विचार करते हैं। आत्मा के संबंध में वह निश्चित रूप से निर्णयात्मक ढंग से कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, पर मृत्यु तथा जीवन के विषय में उनके विचार स्पष्ट हैं कि किसी की मृत्यु से दुनिया नहीं बदल जाती, वह पहले की तरह ही चलती रहती है। दुनिया के लिए कोई अनिवार्य नहीं। इधर लाश उठती है, उधर दुनिया के काम यथापूर्वक होने लगते हैं। मरने के बाद आत्मा कहाँ और किस रूप में होती है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है और वह आत्महत्या का विरोध करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि बच्चन मूलतः कवि हैं, सृजक कलाकार हैं। अतः उन्होंने रचना और लेखक से जुड़े प्रश्नों पर बड़ी प्रखरता एवं गंभीरता से विचार किया है। कला, कविता, सृजन प्रक्रिया, काव्य लेखन की मूल प्रेरणा पर अपने विचार बड़े सटीक हैं। यह विचार स्वयं सृजक कलाकार के हैं, अतः प्रामाणिक हैं। अन्य कवियों के समान देवता को बच्चन जी काव्य सृजन की प्रेरणा मानते हैं। उनके समकालीन कवि और मित्र सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा सबके काव्य का मूल स्रोत एवं प्रधान विषय पीड़ा ही रहा है। अपनी पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद उनके जीवन में शोक के घने बादल छा गए थे। अतः उन्होंने वेदना के विषय में लिखा है कि वेदना के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता और अहम के टूटे बिना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुंच जाती है। पहुंच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। कविता भावनाओं के सेतु पर चढ़कर ही एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाती है। हृदय हृदय के बीच भावनाओं का सेतु निर्माण किए बगैर जो शब्दों का कारवां रवा कर देते हैं, वह भाग
जो मरुस्थल में खो जाता है या निरर्थक ध्वनि बनकर शून्य में विलीन हो जाता है। काव्य सृजन के संबंध में अपना विचार स्पष्ट है और वह अपनी कविता के संबंध में भी निर्भीक होकर बताता है। मधुशाला में व्यक्त प्रेम और विरह का कारण है उनके संयम का विस्फोट। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की तरह ही उनकी अनेक कविताओं में भी उनके अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों का चित्रण है। लेखक मानता है कि शब्द कविता का वास्तव में बहुत से माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। कविता जीने का सबसे दुसाध्य रूप है। कबीर भी इसे शीश काटना और फिर उस पर पांव धरने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जिसकी चर्चा करते हुए लेखक अहम को कवि का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए कहता है कि यह अहम को काटने के बाद जो चेतना शीघ्र शीश को उठाती है, उस पर पांव धरती है, उसी का नाम कवि है। वर्ड्सवर्थ की तरह जहाँ बच्चन कविता को कवि की अनुभूति का स्वाभाविक निश्चल अभिव्यक्ति मानते हैं, वहाँ वह संस्कृति आचार्यों की तरह साधारणीकरण पर भी बल देते हैं। कला का लक्ष्य है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत है, सीमित है, आत्मभोगी है, उसे सर्वगत, सार्वभौम और सहयोगी बना दिया जाए। सृजन और उसकी प्रक्रिया को बच्चन एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं। काव्य का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। जब मैं अपनी अनुभूतियों में जीता हूँ, कला के माध्यम से अनुभूतियों को जीना शायद जीने से अधिक घनत्व से, तीव्रता से, गहराई से जीना है। तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं, जब तक कि मेरी ही समाधि ना टूटे। अनुभूति, रचना प्रक्रिया और रचनाकार के अतिरिक्त क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। बच्चन जी ने कला के अन्य रूपों, कल्पना और यथार्थ, जीवन और रचना में तर्क और भावुकता का द्वंद्व, कवि का मार्ग, जनता की प्रशंसा, साहित्य में राजनीति, कविता और जीवन का संघर्ष आदि जैसे विभिन्न रचनात्मक मुद्दों और प्रश्नों पर खुलकर अपने विचार प्रकट किए हैं तथा जगह जगह उनकी मार्मिक व्याख्या भी की है। ये व्याख्या और विचार लेखक की इस कृति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, लेखक के विचारों में मानवीयता है। वह मानवीय मूल्यों पर अधिक बल देता है। दूसरा, लेखक ने अपने विचारों को किसी घटना के प्रसंग के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। वह सीधे सीधे आरोपित नहीं है। तीसरा, उनके विचार पाठकों के व्यावहारिक जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। यही उनके विचारों की अर्थवत्ता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।